नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान की सीरीज के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं इरिक्शन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये। और इससे पहले भी हमने देखिए सिगमंड फ्रायड विकास के सिद्धांत और विकास से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम इरिक्शन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत देखने वाले हैं। अजय सर के द्वारा उपलब्ध करवाए गए ये नोट्स हर एग्जाम के लिए कारगर साबित हुए हैं। आगे भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट एग्जाम में ये जो नोट्स है काफ़ी अधिक कारगर साबित होंगे। आपको एक बार मेहनत ज़रूर लगेगी इनको नोट डाउन करने में, तो आप एक बार नोट डाउन करके बार बार इनका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इरिक्शन का जो जीवन काल रहा था वो रहा था 1902 से लगाकर 1994 के मध्य में। कुछ बेसिक है इरिक्शन के बारे में वो देखते हैं। इरिक्शन एक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। इरिक्शन को नव फ्रायडवादी भी कहा जाता है। नव फ्रायडवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रायड के द्वारा जो प्रस्तावित विकासात्मक अवस्थाएं हैं, जो फ्रायड ने लैंगिक मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई थी, 5 अवस्थाएं, उन अवस्थाओं को इरिक्शन के द्वारा स्वीकार किया गया। स्वीकार करते हुए उसे व्यक्ति के पूरे जीवन काल तक विस्तृत किया। तो इन्होंने बाद में इरिक्शन ने अपने जो ये विकास का सिद्धांत है इसके अंतर्गत टोटल 8 अवस्थाएं बताई है। तो ये हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आगे यहाँ पर देखते हैं बच्चे के विकास पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव। ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट इनके सिद्धांत का केंद्र बिंदु रहा है कि बच्चे के विकास पर जो सबसे अधिक प्रभाव रहता है वो रहता है सामाजिक वातावरण का। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, सामाजिक वातावरण का अगर मेंशन हो एग्जाम के अंतर्गत तो आपको इरिक्शन ध्यान में आना चाहिए। बच्चे के विकास से यहाँ पर क्या मतलब है? व्यक्तित्व पर बाह्य और समाज का प्रभाव, यानी व्यक्तित्व पर जो बच्चे के अंतर्गत जो बाहरी रूप से जो भी असर पड़ रहा है, जिसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है समाज का प्रभाव। तो उससे जो बच्चे का विकास होता है वो किस प्रकार प्रभावित होता है, तो वो पूरे सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है अलग अलग अवस्थाओं के माध्यम से। इरिक्शन ने जो अपनी बुक लिखी उस बुक का नाम रखा था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। 1950 के अंतर्गत ये पुस्तक पब्लिश हुई थी। तो अब देखते हैं, इरिक्शन ने 8 विकास की अवस्थाएं बताई। प्रत्येक अवस्था को एक आदर्श समय इनके द्वारा बताया गया है। तो प्रत्येक अवस्था का एक आदर्श समय होता है। प्रत्येक अवस्था एक क्रम में एक के बाद एक आती है और उसने व्यक्ति का विकास जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तथा सामाजिक बलों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो इरिक्सन ने यह बताया कि व्यक्ति का जो विकास होता है उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का योगदान होता है। तो एक जैविक परिपक्वता है और एक है सामाजिक बल। तो ये दोनों चीज़ों जब मिलती हैं तभी व्यक्ति का विकास होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 8 अवस्थाएं देखने से पहले देखिए, परिपक्वता के हम बारे में हमने पहले ही देख लिया था। यानी बच्चा जिस प्रकार समय के साथ साथ में बड़ा होता है, एक निश्चित समय पर उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के शरीर के अंतर्गत जो परिवर्तन आते हैं, ठीक है, समय के अनुसार शरीर के अंतर्गत जो परिवर्तन आते हैं वो परिपक्वता है, जैविक परिपक्वता। और समाज से जो उसको वातावरण मिल रहा है, इन दोनों की अंतःक्रिया ही व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब 8 अवस्थाएं देखते हैं और बाद में इन 8 अवस्थाओं को डिटेल में भी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जो अवस्था है जो इनके द्वारा बताई गई है वो है विश्वास बनाम अविश्वास। इंग्लिश में आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हिंदी में कभी कभार नाम कुछ अलग लिखे आ जाते हैं। तो इंग्लिश में इसका नाम है फर्स्ट जो अवस्था है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किस आयु के अंतर्गत रहता है? तो शेष अवस्था के अंतर्गत 0 से लगाकर 1.5 वर्ष तक, यानी इन्फेंसी स्टेज के अंतर्गत, एज के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत, ठीक है, इस द्वंद्व या फिर कॉन्फ्लिक्ट का समाधान किससे होता है? तो एक युक्ति है, एक शक्ति है, युक्ति कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, मनोसामाजिक शक्ति भी कह सकते हैं, वो है आशा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट है आशा यानी होप। सेकंड इनके द्वारा जो स्टेज बताई गई है कॉन्फ्लिक्ट, वो है स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। आयु प्री बाल्यावस्था 1.5 से लगाकर 3 वर्ष प्री चाइल्डहुड। और इसके अंतर्गत जो समाधान होता है वो होता है चाह यानी विल से। इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखने वाले आगे। थर्ड नंबर पर है पहल बनाम दोष। इंग्लिश में इनको कहा जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और जो आयु है वो है पूर्व बाल्यावस्था 3 से लगाकर 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड। और जो यहाँ पर समाधान है वो है उद्देश्य पर्पस। तो सबसे पहली स्टेज का तो जो समाधान था वो था होप, सेकंड का विल और थर्ड का पर्पज। तो HWPC फोर्थ स्टेज का है कॉम्पिटेंस। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ जो अवस्था है वो है कॉन्फ्लिक्ट, वो है परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। इसकी जो आयु है वो है उत्तर बाल्यावस्था 6 से लगाकर 12 वर्ष लेटर चाइल्डहुड। आगे फिफ्थ नंबर पर जो अवस्था है वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसका समाधान होता है निष्ठा फेडिलिटी से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आयु की बात करें तो किशोर अवस्था 13 से लगाकर 19 वर्ष एडोलसेंस। फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत किशोर अवस्था से संबंधित अधिकतर प्रश्न बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एरिक्सन की जो पांचवी अवस्था है उसका नाम है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इंग्लिश में से आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कहते हैं। इसका समाधान होता है निष्ठा फेडिलिटी से। और किशोर अवस्था का जो टाइम पीरियड है 13 से 19, ये आप सभी को पता ही है। आगे देखते हैं पूर्व प्रौढ़ावस्था। इसके अंतर्गत एरिक्सन ने जो अवस्था बताई है, जो कॉन्फ्लिक्ट बताया वो बताया है घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका समाधान होता है लव यानी प्रेम से। आगे जो इनके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट बताया गया वो बताया गया है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका समाधान होता है देखभाल दायित्व से, केयर से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आयु प्रौढ़ावस्था 36 से लगाकर 65 वर्ष तक। और सबसे अंत में इनके द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट बताया गया वो बताया गया है समग्रता पूर्णता बनाम निराशा। ये तो यहाँ पर है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पियर। तो इसका समाधान होता है बुद्धिमत्ता विजडम से। आयु है वृद्धावस्था 65 वर्ष से ऊपर, ओल्ड एज। तो ये 8 अवस्थाएं हैं। 8 अवस्थाओं के कॉन्फ्लिक्ट और उनका रिजोल्यूशन समाधान, इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। सभी अवस्थाओं के बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। इंपॉर्टेंट है सभी के बारे में, कुछ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, इंग्लिश में भी आप ध्यान रखिएगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आयु 0 से लगाकर 1.5 वर्ष तक। इस जो यह आयु है फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की मुखा अवस्था से मिलती है। आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो इरिक्शन है, इरिक्शन को नव फ्रायडवादी कहा जाता है। इरिक्शन ने फ्रायड के सिद्धांत को ही अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत लागू करने की कोशिश किया था। फ्रायड का तो जो मुख्य सिद्धांत था वो जो मनोलैंगिक मूल प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर था। जबकि इरिक्शन का जो ये सिद्धांत है ये मनोसामाजिक, इस पर ज़्यादा फोकस करता है, समाज के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। जिन बच्चों को माता पिता या अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों का उचित स्नेह प्यार ध्यान मिलता है तो उन बच्चों में विश्वास का भाव विकसित होता है। तो नॉर्मली जिन बच्चों के जो माता पिता हैं उन बच्चों की अगर देखभाल अच्छे से करें, उनको अच्छे से स्नेह प्यार और उनका ध्यान रखें तो उन बच्चों में विश्वास का जो भाव है वो अधिक विकसित होता है। और अगर ये सब ना मिले माता पिता से तो उन बच्चों में अविश्वास का भाव विकसित होता है। बालक में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। अगर बालक में विश्वास की मात्रा अधिक है तो बच्चे का जो व्यक्तित्व का विकास होगा वो अच्छे से होगा। जब बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है और उसे कहा जाता है आशा यानी होप, जो हमने आगे देखी थी। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं सेकंड जो अपना अवस्था है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है वो है स्वायत्तता
बनाम शर्म व संदेह। तो इसका जो टाइम पीरियड एरिक्सन के द्वारा बताया गया है वो बताया गया है 1.5 से लगाकर 3 वर्ष तक। इसका एक अन्य नाम भी है अलग अलग पुस्तकों में और एग्जाम के अंतर्गत भी अलग अलग नाम दिए होते हैं। हिंदी के अंतर्गत आपको इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना है। इसका एक अन्य नाम हिंदी में है स्वतंत्रता वर्सेस लज्जाशीलता। तो आप ये ध्यान रखिएगा। फ्रायड की जो सेकंड अवस्था है गुदी अवस्था जिसे एनाल स्टेज भी कहा जाता है, उनसे ये अवस्था मिलती है इरिक्शन की। बच्चों को स्वयं से खाना पीना कपड़े पहनना तथा शौच करने दिया जाए तो बच्चे में स्वायत्तता का जो भाव है वो विकसित होता है। देखिए इंपॉर्टेंट ये लाइन है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों में स्वायत्तता कैसे उत्पन्न होगी, कैसे विकसित होगी? अगर बच्चे स्वयं से खाना पीना कपड़े पहनना और शौच करने अगर उनको दिया जाए तो उनमें स्वायत्तता की भावना विकसित होगी। जब बच्चे को छोटा समझकर कार्य नहीं करने दिया जाए या माता पिता स्वयं कार्य करे या माता पिता बच्चे से ऐसी उम्मीद रखे जो उनकी क्षमता से बाहर हो तो बच्चे में लज्जा यानी सेम की भावना उत्पन्न होती है। यानी अगर माता पिता बच्चों को वो काम नहीं करने दे स्वयं से, यानी खाना पीना कपड़े पहनना या फिर शौच करने, तो ये अगर बच्चों को माता पिता नहीं करने दे तो इससे फिर बच्चों में बाद में क्या उत्पन्न होता है? लज्जा वाली जो भावना है वो उत्पन्न होती है। यदि कठोरता या फिर डांटने का व्यवहार किया जाए तो ऐसे बच्चों को अपनी क्षमता पर संदेह होने लगता है। तो इसी कारण इस स्टेज का नाम ये रखा गया है स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यदि बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें लज्जा की तुलना में स्वतंत्रता का भाव अधिक हो तो उसमें चाह इच्छा जिसे इंग्लिश में विल कहते हैं, विल शक्ति नामक मनोसामाजिक शक्ति की उत्पत्ति होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों के अंतर्गत स्वतंत्रता का भाव अधिक है तो उसके अंतर्गत एक इच्छा शक्ति मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है जिसका नाम है चाह इच्छा या फिर इंग्लिश में कहे तो विल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इच्छा शक्ति स्वतंत्र होकर अपनी पसंद का कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जिस बच्चे के अंतर्गत जितनी अधिक इच्छा शक्ति होगी वो किसी भी कार्य को करने में उतना ही अधिक सक्षम होगा। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर जो अवस्था है वो है पहल बनाम दोष। इसका टाइम पीरियड है 3 से लगाकर 6 वर्ष। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की लिंग प्रधानावस्था जिसे इंग्लिश में फैलिक स्टेज भी कहा जाता है से ये जो अवस्थाएं थर्ड वाली ये मिलती है। पहल बनाम दोष। जब माता पिता द्वारा इस अवस्था में बच्चे को घर तथा बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने से रोका जाता है या बच्चों द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त करने पर शाब्दिक या शारीरिक दंड दिया जाता है तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है जिससे बच्चे भविष्य में अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते और या पहल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है, अगर बच्चे जो है कोई भी सामाजिक कार्यों के अंतर्गत इंटरेस्ट या रुचि जगा रहे हैं, वो कोई भी कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अगर माता पिता के द्वारा उनको रोक दिया जाए और चाहे शब्दों के माध्यम से या फिर कोई शारीरिक दंड देकर, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं बाद में आगे जाकर उनमें एक प्रकार का दोष उत्पन्न होता है और वो भविष्य में किसी भी प्रकार की अपने ओर से पहल नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत कहा गया है। थर्ड स्टेज के अंतर्गत पहल बनाम दोष में पहल का अनुपात अधिक हो तो उसमें उद्देश्य पर्पज नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। अगर माता पिता बच्चे को बच्चा जो पहल कर रहा है उसमें रोके टोके और शारीरिक दंड ना दे तो इस प्रकार उन बच्चों में जो पहल पहल का जो अनुपात है वो अधिक होगा। इससे बच्चे में एक मनोसामाजिक गुण विकसित होगा जिसे उद्देश्य यानी पर्पस कहा जाता है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। पहला मनोसामाजिक जो शक्ति थी वो कौन सी थी? पहले स्टेज की थी होप। सेकंड की कौन सी थी? सेकंड की थी विल। और थर्ड की है पर्पस। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो हमारी फोर्थ कॉन्फ्लिक्ट है, फोर्थ अवस्था, वो है परिश्रम बनाम हीनता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो परिश्रम बनाम हीनता है, इरिक्सन के द्वारा इसका टाइम पीरियड 6 से लगाकर 12 वर्ष बताया गया है।
यह फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की अव्यक्त अवस्था, जो फोर्थ अवस्था थी, जो फ्रायड के द्वारा बताई गई थी, उसके समानांतर है ये वाली जो अवस्था है ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी इरिक्सन की प्रथम अवस्था और फ्रायड की प्रथम अवस्था, इन दोनों को समांतर माना गया है। फिर बाद में सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से समानांतर इनको माना गया है। बाद में जो ये पांचवी अवस्था आएगी, पांचवी को फ्रायड की पांचवी अवस्था के समांतर माना गया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब बच्चे में पहल द्वारा अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो वे अपने ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशलों को सीखने में लगाना शुरू कर देते हैं। सफलता प्राप्त होने से काफ़ी प्रोत्साहित भी होते हैं, जिसे परिश्रम कहा जाता है। अगर किसी कारण से बच्चे को अपने कौशल पर शक हो जाए तो उनमें हीनता या फिर असामर्थ्यता का भाव विकसित होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, परिश्रम बनाम हीनता, ये इस स्टेज का नाम है। इसमें यही है कि जो बच्चों के द्वारा, जो पहल के द्वारा जो भी अनुभूतियाँ प्राप्त की गई हैं, अगर जो प्राप्त अनुभूतियाँ हैं उनको वो आगे अपने क्षेत्र के अंतर्गत, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत लगाना सीख जाए और उसमें उसको आगे सफलता प्राप्त हो जाए, तो अगर सफलता प्राप्त होती है तो वो उसके अंतर्गत एक आगे और परिश्रम करने का भाव जगता है। अगर उसको अपने कौशल में किसी भी प्रकार का शक या फिर कोई संदेह हो जाए तो उसके अंतर्गत एक हीनता या फिर असमर्थता के भाव का विकास होता है, और जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यही है परिश्रम बनाम हीनता। इसमें अगर बच्चे में परिश्रम की भावना अधिक है तो उसमें एक मनो सामाजिक शक्ति का विकास होता है, जिसे क्षमता, योग्यता या फिर सामर्थ्य कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी कार्य को करने में शारीरिक व बौद्धिक क्षमताओं के उचित प्रयोग, तो यही है क्षमता, योग्यता या फिर सामर्थ्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो हमारी अवस्था है वो है नंबर फिफ्थ, जो कि सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। किशोर अवस्था से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो इसका टाइम पीरियड है 12 से लेकर 18-19 वर्ष, किशोर अवस्था का समय। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, जो हमारी पांचवी अवस्था है फ्रायड वाली, उसके समांतर ही ये वाली अवस्था है। बच्चा अपनी व्यक्तिगत पहचान खोजना चाहता है। तो किशोर अवस्था के अंतर्गत जो बच्चे हैं वो अपनी व्यक्तिगत पहचान खोजना चाहते हैं कि वे कौन हैं, किस लिए हैं, अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों के दिमाग के अंतर्गत उठते हैं। अगर बच्चा यह नहीं खोज पाए तो उसमें उद्देश्यहीनता, जीविका का निर्णय नहीं कर पाना आदि का भाव विकसित होता है। और अगर बच्चे इन प्रश्नों के जवाब को खोज पाता है तो उनमें एक पहचान की जो भावना है वो विकसित होती है। तो यही है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसके अंतर्गत जो सामाजिक शक्ति है, अगर पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति का सफलतापूर्वक समाधान हो जाता है तो इस शक्ति का विकास होता है, जिसे कहते हैं कर्तव्यनिष्ठा, फेडेलिटी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नंबर सिक्स, घनिष्ठता बनाम अलगाव। 19 से लगाकर 35 वर्ष, इस अवस्था में व्यक्ति शादी विवाह कर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। घनिष्ठता का भाव व समर्पण इस अवस्था के अंतर्गत अधिक रहता है। अगर घनिष्ठता नहीं हो पाए तो अकेलापन या फिर अलगाव वो जो व्यक्ति है वो महसूस करता है। घनिष्ठता बनाम अलगाव संघर्ष में घनिष्ठता हो तो जो प्यार है, प्यार का विकास होता है, यानी एक मनोसामाजिक शक्ति जिसे प्यार या फिर लव कहते हैं, इसका विकास होता है। दूसरे से वादा करने, ईमानदारी, वफादारी से निभाने का गुण इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लव या फिर प्यार का मतलब क्या है? दूसरे से वादा करने, ईमानदारी, वफादारी से निभाने का गुण, ये इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो घनिष्ठता बनाम अलगाव, ये इसके अंतर्गत सब शामिल है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो मनोसामाजिक शक्ति है उसका नाम है लव। नंबर सेवंथ पर है जननात्मकता बनाम स्थिरता। 35 से लगाकर 65 वर्ष तक इसका अन्य नाम है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। जननात्मकता, इसका अर्थ होता है परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता के लिए चिंता या फिर कल्याण की भावना।
तो ये है जननात्मकता। स्थिरता या फिर निष्क्रियता क्या है? यदि लोग असंतुष्टि प्रकट करें तो व्यक्ति में यह भाव होता है वह अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, इसके अंतर्गत ये है। यानी अगर कोई भी दूसरे लोग उस व्यक्ति के चिंता या कल्याण के ऊपर संतुष्टि संतुष्टि उसको प्रदान ना करके असंतुष्टि प्रकट करे, तो इससे उस व्यक्ति के अंतर्गत निष्क्रियता या फिर स्थिरता की जो भावना है वो विकसित होती है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर उसके कार्य से जो वो कार्य कर रहा है अपने परिवार के लिए, उसमें अगर लोग संतुष्टि प्रदान करें तो उसके अंतर्गत ये जन्नात्मकता की भावना विकसित होती है। इन दोनों के जन्नात्मकता बनाम स्थिरता या फिर उत्पादकता बनाम निष्क्रियता के सफलतापूर्वक इनके अंतर्गत तालमेल बैठने के बाद में जो मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है उसका नाम है केयर, देखभाल। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरों के कल्याण की चिंता इस अवस्था के अंतर्गत रखी गई है एरिक्सन के द्वारा। और सबसे अंतिम में है संपूर्णता बनाम निराशा 65 से ऊपर। ठीक है, जो 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनके अंतर्गत ये कॉन्फ्लिक्ट है वो उत्पन्न होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एरिक्सन की द्वारा बताई गई अंतिम अवस्था है। व्यक्ति बीते दिनों की सफलता व असफलता के बारे में इसके अंतर्गत सोचता है। व्यक्ति को अगर लगता है कि उसने जीवन काल में जितने भी कार्य किए हैं अपने घर परिवार समाज के लिए, उसको धनात्मक भाव मिल रहा है, ठीक है, धनात्मक भाव अधिक है, तो उसे उसके अंतर्गत संपूर्णता का भाव विकसित होता है। और अगर उसको लगता है कि उसके द्वारा जो जितने भी कार्य किए गए हैं वो ऋणात्मक हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत एक निराशा का भाव उत्पन्न होता है। तो यही है संपूर्णता बनाम निराशा का कॉन्फ्लिक्ट जो कि इरेक्शन के द्वारा बताया गया है। इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट का अगर सफलतापूर्वक समाधान हो जाता है तो इससे एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम है विजडम, बुद्धिमत्ता। तो ये है पूरा इरेक्शन के द्वारा बताया गया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बने हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न इस सिद्धांत से आते हैं। तो जितने भी देखिए फैक्ट है ये इम्पोर्टेंट है, किस कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत कौन सा समाधान दे रखा है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और बाकी तो एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी आयु भी ध्यान रखिएगा। आयु से संबंधित भी मिलान से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि पहल बनाम दोष किस आयु से संबंधित है, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इसका संबंध है पूर्व बाल्यावस्था से, 3 से लगकर 6 वर्ष। तो इरिक्सन के द्वारा यही बताया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपसे मिलते हैं। आपसे बस केवल इतना ही चाहते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें। हमें भी काफ़ी अधिक समय लगता है, हम भी अपना समय इन्वेस्ट करके आपको ये कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हम आपसे अधिक कुछ नहीं चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को सजेस्ट जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।